हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। हिंदी भाषा को अलग अलग रूपों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हर देश में भाषा के 3 रूप मिलते हैं। इंडिया ही नहीं, बाकी देशों में भी, जितने भी देश हैं सब में भाषा के जो होते हैं 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है बोलियां, जो अलग अलग स्थानों पर बोली जाती है, आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल की जाती है। दूसरा होता है परिनिष्ठित भाषा, इसको मानक भाषा भी कहते हैं, जिसमें अदालत वगैरह के काम वगैरह वो किए जाते हैं या राज्यों के विधानसभा के लोकसभा के कार्य किए जाते हैं, वो मानक भाषा होती है, उसको बोलते हैं परिनिष्ठित भाषा। तीसरी होती है राष्ट्र भाषा, जो पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, पूरे देश की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर वहाँ की राष्ट्र भाषा होती है हर जगह की। तो वो तीसरा रूप होता है इसका राष्ट्र भाषा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बोलियां। बोलियां क्या होती है? जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग लोग साधारणतः अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या अनेक होती है। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म ले लेती है। बोली अपने आप, जहाँ पर बच्चे ने जन्म लिया वहाँ की भाषा अपने आप सीख जाता है, वहाँ की बोली अपने आप सीख जाता है। वो बिहार में जन्म लिया तो उसे बिहारी भाषा अच्छी तरह से आती है। बंगाल में जन्म लिया तो बंगाली अच्छे से आती होगी उसे। महाराष्ट्र में जन्म लिया तो मराठी अच्छे से आती होगी। तो जैसे घास पत्ते कहीं भी उग जाते हैं उसी तरह से बोलियां भी कहीं पर भी जन्म ले लेती हैं, तो वो वहाँ की क्या हो जाती है, बोली बन जाती है, या किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, जैसे भोजपुरी, मगही, अवधी। यह व्याकरणिक रूप से नियंत्रित नहीं होती, इनका कोई व्याकरण नहीं होता, इसमें कोई उसकी गलती नहीं निकालता कि तुमने ये वर्ड में इसमें तुमने ये मात्रा गलत लगाई या ये गलत लगाई। जैसे बोलते हैं, जैसे आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं वैसे ही करते हैं, तो उसमें व्याकरण का कोई नियंत्रण नहीं होता। हिंदी की जो अब तक है 18 बोलियों को स्वीकार, बोलियां तो बहुत सारी हैं लेकिन स्वीकार जो किया गया है वो 18 बोलियों को स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में कितनी बोलियों को स्वीकार किया गया है हिंदी की? तो 18 बोलियों को स्वीकार किया गया है। फिर सेकंड आता है मानक भाषा। हरदेव बहारी के अनुसार शिक्षित वर्ग द्वारा या शिक्षित वर्ग के लिए भाषा का जो सामान्यीकृत आदर्श होता है उसे मानक भाषा कहते हैं, शिक्षा देने के लिए। अब एक स्कूल है, वहां पर बिहार का बच्चा भी आ रहा है, बंगाल का बच्चा भी आ रहा है, महाराष्ट्र का बच्चा भी आ रहा है, हर अलग अलग जगह के बच्चे जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या एक भाषा बना दी जाती है, जो भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी, या तो हिंदी या इंग्लिश जो भी है। एक अपनी बोली बोलना चाहे तो ठीक है, उसको लेना चाहे वो अलग चीज है, लेकिन एक मानक भाषा में उसको शिक्षा दी जाएगी, तो वो क्या कहलाती है? वो शिक्षित वर्ग इस्तेमाल करता है या शिक्षित वर्ग के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह व्याकरण से नियंत्रित होती है, उसके अंदर व्याकरण देखा जाता है। जब हम इंग्लिश पढ़ते तो इंग्लिश की ग्रामर होती है, हिंदी पढ़ते तो हिंदी की व्याकरण होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जब बोली में व्याकरण लग जाता है, बोली को व्याकरण से नियंत्रित कर लिया जाता है, तो वो बोली मानक भाषा बन जाती है। ठीक है। खड़ी बोली कभी बोली थी, खड़ी बोली पहले बोली थी, लेकिन आज परिनिष्ठित भाषा बन गई है, जिसका उपयोग भारत के सभी स्थानों पर होता है। खड़ी बोली का ही जो स्वरूप है वो हिंदी है, सुधरा हुआ स्वरूप उसका। हरदेव बहारी के अनुसार मानकीकरण की आवश्यकता। मानकीकरण क्यों किया जाना चाहिए, मतलब किसी भी भाषा का मानकीकरण क्यों किया जाना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है? किसी भाषा में उच्चारण, वर्तनी, शब्दावली, व्याकरण और वाक्य योजन का मानक रूप उसकी संपन्नता और व्यापकता का परमावश्यक तत्व है। मतलब किसी भाषा को अगर व्यापक, मतलब बड़े लेवल पे इस्तेमाल करना है, बहुत बड़े लेवल पे, तो उसका मानक रूप होना चाहिए, उसमें व्याकरण होना चाहिए। उसकी वर्तनी मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन, वर्तनी को प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सही होनी चाहिए। शब्दावली मतलब उसके मीनिंग होने चाहिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके मीनिंग होने चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें एक भाषा को मानक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। यदि एक एक शब्द को कई ढंग से लिखने की पद्धति चल पड़े तो उसे सीखने में भारी कठिनाई होती है। अब व्याकरण में अलग अलग रूल बन जाए हर भाषा के लिए तो कैसे सीखेगा? अब जैसे इंग्लिश में है, इंग्लिश में टेंसेस पढ़ा दिए तो सबके लिए सेम है वो। ठीक है। अगर किसी को इंग्लिश नहीं तो टेंसेस सबके लिए सेम है। व्याकरण में सर्वनाम, संज्ञा, इसके एग्जाम्पल सबके लिए सेम है, अलग अलग नहीं हो सकते। ठीक है। तो उसको अगर अलग अलग लिखने की पद्धति चल जाए तो बहुत सीखने में बहुत कठिनाई हो सकती है। कोई कुछ इस्तेमाल करेगा, कोई कुछ इस्तेमाल करेगा, और शिक्षार्थी यह नहीं जान पाता कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। अब एक ही वर्ड को 2 तरीके से लिखना शुरू कर दें तो किसी को नहीं पता चलेगा सही क्या है और गलत क्या है, वो दोनों तरीके सही माने जाएंगे। सुप्रयोग क्या है और दुष्प्रयोग क्या है? सुप्रयोग मतलब सही प्रयोग हो रहा है या उसका गलत प्रयोग हो रहा है। ठीक है। मानक भाषा का प्रचार आसानी से हो सकता है। अगर मानक भाषा है जो व्याकरण से संबंधित है, मतलब व्याकरण से नियंत्रित है, तो उसको हम आसानी से प्रचारित कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग जगह पर फैला सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं, क्योंकि ऐसी भाषा सहज और
सरल हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर रूल्स बन जाते हैं। ठीक है, उन रूल्स को याद करके, उन रूल्स को पढ़ के हम उस भाषा को सीख सकते हैं। हरदेव बहारी के अनुसार भाषा के सर्वांगीण मानकीकरण का प्रश्न सबसे पहले, अब ये सर्वांगीण मानकीकरण क्या है, हर जगह वो मान्य हो। जैसे हिंदी है, वो हिंदी इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी मान्य हो, मतलब वहां पर भी अगर कोई हिंदी पढ़े तो इसी व्याकरण का इस्तेमाल करे। तो उस मानकीकरण का सबसे पहले कब हुआ था? सन 1950 में। सबसे पहला जो इसका विचार आया था वो 1950 में आया था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने इसको उठाया था कि इसका सर्वांगीण मानकीकरण होना चाहिए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की अध्यक्षता में एक समिति गठन की गई थी, जिसमें डॉक्टर वर्जेश्वर वर्मा द्वारा हिंदी व्याकरण, डॉक्टर हरदेव बहारी द्वारा वर्ण विन्यास की समस्या और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा द्वारा देवनागरी लिपि चिन्हों में एक रूपता और डॉक्टर माता प्रसाद द्वारा हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण पर तैयार किए गए प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श हुआ। अब किसने क्या क्या किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर, मतलब जो समिति गठन की गई थी उसका जो अध्यक्ष था वो तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग ने एक समिति गठन की थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो धीरेन्द्र वर्मा थे। इसमें जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण के बारे में किसने कहा? डॉक्टर वर्जेश्वर वर्मा ने। हिंदी व्याकरण के बारे में किसने कहा? डॉक्टर वर्जेश्वर वर्मा ने। और डॉक्टर हरदेव बहारी ने वर्ण विन्यास की समस्या के बारे में कहा। डॉक्टर हरदेव बहारी ने वर्ण विन्यास का मतलब होता है वर्ण को अलग अलग करना। ठीक है, वर्ण विन्यास की समस्या के बारे में किसने कहा? हरदेव बहारी ने। और धीरेन्द्र वर्मा ने देवनागरी लिपि के चिन्हों में एक रूपता के बारे में कहा कि देवनागरी जो लिपि है, हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि। अगर क्वेश्चन आता है हिंदी की लिपि क्या है तो देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि में चिन्हों की एक रूपता के बारे में जो प्रस्ताव रखा था वो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने रखा था। और हिंदी शब्द भंडार का स्थिरीकरण मतलब क्या होता है? हिंदी शब्द भंडार मतलब जो डिक्शनरी है हिंदी की, तो उसमें जो शब्द हैं वो फिक्स रहने चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए बार बार, वो स्थिरीकरण होना चाहिए उसका। तो ये किसने कहा था? ये प्रस्ताव दिया था डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। तो ये चार लोग हैं, इन्होंने अलग अलग प्रस्ताव दिए थे और इस पर तैयार किए गए प्रतिवेदनों पर विचार विमर्श हुआ। किसके अंदर? एक समिति गठित की गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, उसके अंदर इसके बारे में विचार विमर्श हुआ। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे देवनागरी लिपि का मानकीकरण का जब प्रयास हुआ था तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट ने 7वीं 8वीं शताब्दी में के एक शिलालेख में किया था। तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। किसने किया था? राजा जय भट्ट ने किया था। और कब किया था? 7th और 8th सेंचुरी में एक शिलालेख में इसका इस्तेमाल किया गया था। तो 3 क्वेश्चन बन गए इसके अंदर। देवनागरी लिपि का जो सर्वप्रथम प्रयोग था वो गुजरात में किया गया था और इसका प्रयोग राजा जय भट्ट द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया था। किसने किया, कहाँ किया और कब किया? तो 3 क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर। पहले इसमें टाइप करने के लिए फॉन्ट के बारे में पढ़ेंगे। देवनागरी जो लिपि है, पहले इसमें टाइप करने के लिए, हिंदी टाइपिंग करते हैं, टाइप करने के लिए बहुत ज्यादा फॉन्ट थे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने 190 टाइप फॉन्ट बनाए। तो बाल गंगाधर ने उसको लिमिटेड कर दिया, 190 टाइप फॉन्ट बना दिए, 190 टाइप फॉन्ट बना दिए हिंदी देवनागरी लिपि में। सर्वप्रथम महादेव गोविंद रानाडे ने लिपि सुधार समिति का गठन किया। लिपि सुधार समिति का गठन किसने किया? सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे ने। सावरकर बंधुओं गणेश दामोदर सावरकर, नारायण विनायक दामोदर सावरकर, मतलब ये सब सावरकर बंधु थे, भाई थे। कौन कौन थे? एक गणेश दामोदर सावरकर और नारायण विनायक दामोदर सावरकर, तीनों भाइयों ने अ की 12 खड़ी का सुझाव दिया। मतलब जो हिंदी की जो 12 खड़ी है उसका सुझाव सावरकर बंधुओं ने दिया था। श्याम सुंदर दास पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया। पहले देवनागरी लिपि के अंदर पंचमाक्षर का इस्तेमाल किया जाता था, उसके स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव श्याम सुंदर दास ने दिया था। जैसे हिंदी में पहले क्या लगता था? अंदर आधा न लगता था, लेकिन अब हिंदी में क्या कर दिया? उसके ऊपर बिंदी लगा दी, हिंदी हो गया। कंठ, आधा अणा लगता था कंठ के बीच में, क और ठ के बीच में आधा अणा लगता था। ठीक है, अब कंठ में क्या हो गया? क के ऊपर बिंदी लगा दी, तो वो अनुस्वार लगा दिया, अनुस्वार से शुरू कर दिए। पंचमाक्षर जो आधे अक्षर यूज किए जाते हैं उनको पंचमाक्षर कहते हैं। ठीक है, जैसे हिंदी के अंदर आधा ना लगा दिया, वो पंचमाक्षर था। अब उसकी जगह हटाकर ऊपर बिंदी लगा दी तो वो अनुस्वार हो गया। ठीक है,
हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। अब देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया इंदौर में, और ये हुआ था 24वें अधिवेशन में सन 1935 के अंदर। ठीक है। वर्ष 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ, वर्ष 1947 प्रदेश सरकार द्वारा गठित समिति की अध्यक्षता नरेंद्र देव ने की। मतलब एक गठन समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। उसमें देवनागरी लिपि से संबंधित निम्न सुझाव पेश किए गए। क्या क्या सुझाव दिए गए? पहले अ की जो 12 खड़ी है वो भ्रामक है। भ्रामक मतलब लोग भ्रम में पड़ जाते हैं उस 12 खड़ी से। अ की जो 12 खड़ी है वो भ्रामक है। उसके बाद जो नई 12 खड़ी है इसके अंदर का के की कऊ, वो 12 खड़ी इस्तेमाल की गई। मात्रा यथास्थान रहे परंतु उन्हें थोड़ा दाहिने और लिखा जाना चाहिए। मतलब अ की जो 12 खड़ी है उसमें मात्रा को नहीं चेंज करना, लेकिन उसे थोड़ा राइट साइड में लिखा जाना चाहिए, तो ये चेंज किया उसके अंदर। पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव दिया गया, जैसे हिंदी की जगह हिंदी, आधन आ की जगह ऊपर बिंदी लगा दी जाए, शीरो रेखा लगाई जाए। शीरो रेखा मतलब उसके ऊपर जो र के लिए इस्तेमाल किया जाता है शीरो रेखा कहते हैं। ठीक है, वो लगाई जाए। इस समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए 1953 में हिंदी भाषी शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। मतलब इन्होंने जो सिफारिशें की थी उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए 1953 के अंदर एक हिंदी भाषी शिक्षा मंत्रियों की बैठक की गई। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1967 में हिंदी वर्तनी मानकीकरण का प्रकाशन हुआ। हिंदी जो वर्तनी है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन है, उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाना चाहिए, उसका मानकीकरण हुआ और उसका प्रकाशन 1967 में किया गया था। जो समिति बनाई गई थी वो 1953 में बनाई गई थी। हिंदी वर्तनी का जो मानकीकरण का प्रकाशन हुआ वो 1967 में हुआ था। तो क्वेश्चन बन सकता है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण का प्रकाशन कब हुआ? 1967 में। और किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया। किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने किया। अब है हिंदी राजभाषा। अभी तो हम मानक भाषा पढ़ रहे थे। मानक भाषा के बाद क्या आती है? राजभाषा। बोली हमने डिटेल में पहले पढ़ ली थी। हिंदी राजभाषा, राजभाषा इसमें दो हैं, राजभाषा आयोग 1955 और राजभाषा अधिनियम 1963, और 1967 में इसमें संशोधन किया गया था। 1963 में राजभाषा अधिनियम बना था और 1967 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, रेक्टिफिकेशन। संशोधन मतलब रेक्टिफिकेशन। और इसका जो संकल्प है वो 1968 के अंदर मिलता है। संसद के दोनों सदनों में पारित संकल्प को ज्ञापन द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके मुख्य मुद्दे इस प्रकार है। अब जो संसद के दोनों सदन है, दो सदन कौन से? लोकसभा और विधानसभा ही है। ठीक है, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं? पहला, हिंदी के उत्तरोत्तर विकास और प्रयोग के लिए सरकार एक गहन और व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी। उत्तरोत्तर मतलब लगातार इसके विकास के लिए सरकार एक व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी, जिसकी प्रगति की रिपोर्ट वह प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत करेगी। हर साल क्या प्रगति की, कितना विकास हुआ, उसकी रिपोर्ट दी जाएगी। पहला पॉइंट। दूसरा, हिंदी के साथ साथ सरकार राज्य की 15 भाषाओं में समन्वित विकास हेतु एक कार्यक्रम तैयार करेगी। मतलब हिंदी तो हमारी राजभाषा है ही, उसके अलावा जो हमारी मानक भाषाएं हैं, 15 भाषाएं, उनमें भी किस प्रकार से विकास हो रहा है उसके बारे में भी कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। एकता की भावना के संवर्धन हेतु भारत सरकार राज्य के सहयोग से त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। त्रिभाषा सूत्र को लागू करेगी। इसमें हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा, जैसे दक्षिण की भाषा हो गई या तमिल, तेलुगु वगैरह जो भी है, उन भाषा में से एक भाषा, और अहिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा, जहाँ की भाषा हिंदी नहीं है वहाँ की प्रादेशिक भाषा, अंग्रेजी और हिंदी के अध्ययन का संबंध किया जाएगा। मतलब इसके अंदर त्रिभाषा सूत्र लगाया जाएगा। 3 भाषाएं आनी जरूरी हैं। ठीक है। फिर है राजभाषा नियम 1976। राजभाषा में का एक नियम है 1976 में। क्या है? इसमें कुल 12 नियम थे। इसमें कितने नियम थे? 12। और ये नियम किसने दिया? हरदेव बहारी ने दिए। राजभाषा नियम 1976 में दिए गए थे, हरदेव बहारी ने दिए। इसके कुल 12 नियम हैं। पहला, ये नियम केंद्रीय सरकारी कार्यालयों, केंद्रीय सरकार के नियमों और कंपनियों पर लागू होते हैं। दूसरा, देश भर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है। मतलब जो भी देश भर में जितने भी सरकारी केंद्रीय सरकार है उसके जो कार्यालय है, जितने ऑफिस है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। क वर्ग के क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, यह सारा हिंदी क्षेत्र है। मतलब ऊपर नॉर्थ में जितने भी हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, ये सारा हिंदी क्षेत्र है। ख वर्ग के क्षेत्र में जो वेस्ट में है, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और केंद्र शासित चंडीगढ़। केंद्र शासित का मतलब होता है वहां पर किसी की सरकार नहीं, वहां की सरकार अलग ही होती है। केंद्र शासित जो प्रदेश होते हैं
तथा अंडमान निकोबार भी केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर प्राइम मिनिस्टर का जोर नहीं चलता, वहां की अलग ही सरकार होती है, ठीक है। और ग वर्ग में तीसरे वर्ग के क्षेत्र में सब राज्य है, अर्थात पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, द्रविड़ भाषी के राज्य, ये सारे राज्य तो 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। थर्ड रूल, क क्षेत्र की केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी कार्यालय को या व्यक्ति को हिंदी में ही पत्र लिखे जाए। तो उसका नियम क्या है, जो क क्षेत्र में जो भी राज्य आते हैं वहां की सरकार को किसमें हिंदी में पत्र लिखे जाएंगे, क्योंकि वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। यदि किसी को अंग्रेजी में पत्र भेजा जाए तो उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए, अगर किसी को इंग्लिश में पत्र भेज भी दिया तो उसका ट्रांसलेशन जरूर भेजा जाए, ठीक है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन है। जो राजभाषा विभाग है उसको कौन कंट्रोल करता है, गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, गृह मंत्रालय उसको कंट्रोल करता है। विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए हिंदी कक्षाएं चलाई जा रही हैं। इसके लिए 3 पाठ्यक्रम, उस हिंदी क्लास में 3 पाठ्यक्रम, 3 सब्जेक्ट है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ बनाए गए हैं। इन परीक्षाओं में 55 से 60% अंक पाने वाले को, मतलब 55 से 60% अंक पाने वाले को 50 रुपए, और 60 से 70% अंक पाने वाले को 100 रुपए, और 70% से ऊपर पाने वाले को 200 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। फिर भाषा कार्य से संबंधित कुछ मंत्रालय। भाषा कार्य मतलब उन मंत्रालयों में भाषा कार्य से संबंधित कौन कौन से मंत्रालय, गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है और विधि मंत्रालय है, ठीक है। अब थर्ड है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या है, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुमत द्वारा बोली व समझी जाती है तो वो राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है राष्ट्रभाषा की। राष्ट्रभाषा और राजभाषा अलग अलग है। राजभाषा होती है सरकारी कामकाज की भाषा, लेकिन राष्ट्रभाषा वो होती है जो ज़्यादातर लोग समझते और बोलते हैं। तो ये फर्क है राजभाषा और राष्ट्रभाषा में। ये किसने डेफिनेशन दी है, हरदेव बहारी ने डेफिनेशन दी है। ये राजभाषा का अर्थ है राजा या राज्य की भाषा, वह भाषा जिसमें शासक या शासन का काम होता है, और राष्ट्रभाषा वह है जिसका व्यवहार राष्ट्र के सामान्य जन करते हैं। राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र सीमित होता है, जैसे वर्तमान काल में भारत सरकार के कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के व्यवसायों के अतिरिक्त कुछ प्रादेशिक सरकारों के, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में राजकाज हिंदी में होता है। लेकिन तमिलनाडु, बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की सरकारें अपनी अपनी भाषा में ही कार्य करती, तो वहाँ की राजभाषा उन्हीं की है। तमिलनाडु की तमिल है, महाराष्ट्र की मराठी है, बंगाल की बंगाली है, ठीक है। तो ये अपनी भाषा में राज कार्य करते हैं, हिंदी में नहीं करते। तो राष्ट्रभाषा का क्षेत्र विस्तृत और देशव्यापी होता है। राष्ट्रभाषा का क्षेत्र जो होता है बहुत बड़ा होता है। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा मतलब जिसमें लोग कम्युनिकेट करते हैं, आपस में एक दूसरे की बात को समझते हैं, वो संपर्क भाषा होती है। तो राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा है। अब इसका प्रसार जो है, कांग्रेस ने 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकृत किया कि कांग्रेस अपने सभी कार्यों में, प्रादेशिक समितियों के कार्यों में प्रादेशिक भाषाओं और हिंदी का प्रयोग करे। विदेशी राज्य के विरोध में के साथ विदेशी वस्तु का बहिष्कार भी होने लगा और स्वदेशी की भावना तीव्र होती गई। विदेशी भाषा का बहिष्कार और स्वदेशी भाषाओं का प्रचार व्यापक रूप से होने लगा। कांग्रेस अधिवेशनों के साथ राष्ट्रभाषा सम्मेलन होने लगे। ये 1925 की बात है। महात्मा गांधी ने सन 1970 में गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में उन्होंने कहा कि राष्ट्र की भाषा अंग्रेजी नहीं हो सकती। और फिर अगले वर्ष मतलब 1918 में कांग्रेस के इंदौर अधिवेशन में स्पष्ट किया गया, मेरा यह मत है कि हिंदी ही हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा हो सकती है। ये महात्मा गांधी ने कहा था 1918 के अंदर। और वे कहते थे कि हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है। हिंदी का प्रश्न जो है वो स्वराज्य, जब तक हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे तब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। उन्होंने सैद्धांतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा की व्याख्या करते हुए कहा कि राष्ट्रभाषा होने के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिए। किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है? वह भाषा राष्ट्र के बहुसंख्यक लोग बोलते हों, मतलब जो राष्ट्र है वहाँ के ज़्यादातर लोग उस भाषा को बोलते हों और समझते हों। तो पहली तो जरूरी चीज़ ये है। दूसरा, जो सीखने में सुगम हो, उनको सीखने में आसान रहे। और तीसरा, जिसके भारतवर्ष के धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवहार निभ सके, जिसको हम धार्मिक में, आर्थिक में और राजनीतिक व्यवहार में ला सके, तभी वो एक राष्ट्रभाषा बन सकती है। तो ऐसी एक ही भाषा थी हिंदी, ठीक है। तो हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा बनी।